द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में मैंने बाकी सारी चीज़ों को भी डिस्कस कर दिया था कि कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं या इफेक्ट करते हैं. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर विच इज़ नोन एज रिस्पायरेशन, प्लांट रिस्पायरेशन. इसको हम सेल रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए, प्लांट रिस्पायरेशन और respiration in plant. Right? तो let us discuss about certain historical point. respiration का जो टर्म है सबसे पहले वो प्रपोज किया था ड्यूट्रोचैट ने, मेल पीजीआई, और उन्होंने देखा कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि एयर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ प्लांट दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. तो रिस्पायरेशन टर्म्स वाज गिवन बाय ड्यूट्रोचैट. फर्स्ट term respiration was coined by साइंटिस्ट का नाम है ड्यूट्रोचैट. इन्होंने ही सबसे पहले ये टर्म को कॉइन किया था. नेक्स्ट साइंटिस्ट मेल पीजीआई है, और उन्होंने एयर के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि वाई द प्लांट सीड रिक्वायर्ड द एयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन. तो एयर की इम्पोर्टेंस को मेल पीजीआई ने समझाया. नेक्स्ट साइंटिस्ट इन्होंने बताया द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड राइट. नेक्स्ट तीसरे साइंटिस्ट आए मिस्टर पास्चर. उन्होंने डिस्कवर किया एनएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में, और उन्होंने फर्मेंटेशन की प्रोसेस को समझाया. तो पास्चर के नाम जाता है पास्चर. इन्होंने एनएरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कवर किया. डिस्कवर्ड anaerobic respiration. ओके. और इसके बिहार पर इन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी. तो डिस्कवर्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन. ओके. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, इंट्रोडक्शन. The respiration is a catabolic process in which the complex organic molecules are oxidized to simpler one
विथ ग्रेजुअल एंड स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये है डेफिनेशन रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक मीन्स तोड़ना, स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देना। तो रिस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल के फॉर्म में और एनर्जी को रिलीज करते हैं, राइट। एंड सच रिस्पायरेशन इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन और डार्क रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन, राइट। तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, respiration is a catabolic process. Okay, respiration is a catabolic process and oxidize the molecule. Oxidized the molecule and third point, release the energy. That is the purpose of सेलुलर रिस्पायरेशन। और इस प्रोसेस को सिर्फ रिस्पायरेशन नहीं करते, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसी को हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं और सेल्यूलर रिस्पायरेशन, इसी को हम डार्क रिस्पायरेशन कहते हैं और इसी को हम अलग नाम से जानते हैं जिसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। इंटरनल, तो द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड रिलीज द एनर्जी, दैट मीन्स it is a respiration process or cellular respiration or dark respiration or internal respiration. Next important point, the respiration is catabolic, exothermic and oxidative process. यहाँ पर लिख लेते हैं respiration इज कैटाबॉलिक। ये तो हमें पता है कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। दूसरी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ये हीट एनर्जी रेडिएट करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। So respiration is a catabolic, exothermic and oxidative process. Next point, it is also anabolic process. ठीक है। It is also anabolic process and the respiration is represented by the following general equation. हम उस इक्वेशन को यहाँ पर लिखते हैं। तो ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन की रिएक्शन, ओके,
प्लस वाटर, नेक्स्ट प्रोडक्ट इसकी वजह से जो बनता है उसका नाम है 6CO2 प्लस 6H2O. That means the glucose is broken down into the carbon and hydrogen जिनसे मिलकर वो बना होता है. ठीक है, तो इन्हीं से मिलकर बना होता है. नाउ बैलेंस द इक्वेशन, 12H2 हो गया. तो अगर ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने सिंपलेस्ट कंपाउंड में टूट रहा है जिनसे मिलकर बना था, तो बेनिफिट क्या होता है? इट रिलीजेस एनर्जी, और यहाँ पर मिलती है आपको एनर्जी. जस्ट लाइक दैट. एंड दिस एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी एनर्जी को हम कंजर्व करते हैं, सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और इसी एनर्जी की वजह से जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं. तो respiration is a oxidation of organic food by which it releases energy and utilized in the synthesis of ATP, and this energy ultimately saved in the mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate. Got it? तो जितनी भी प्रोसेस होती है डाइजेशन की, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंटरनल रिस्पायरेशन, क्योंकि इंटरनल रिस्पायरेशन की वजह से ही अल्टीमेटली ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है एटीपी के फॉर्म में. यानी ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्डेड एनर्जी होती है उसको हम रिलीज़ कराते हैं और एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, जो कि हमारी लाइफ को आगे सस्टेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. राइट. सो वेरियस रिस्पायरेटरी इंटरमीडिएट्स आर आल्सो यूज्ड ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस, और इसी को हम कहते हैं एम्फीबॉलिक प्रोसेस. तो रिस्पायरेटरी इंटरमीडिएट के फॉर्म में अगर ग्लूकोज के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं एम्फीबॉलिक प्रोसेस. एंड ऑल द लिविंग सेल्स पार्टिसिपेट इन द रिस्पायरेशन प्रोसेस, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी में रिस्पायरेशन पाया जाता है. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन के क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ करने में रिस्पायरेशन का अहम रोल है. दूसरा, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन इज़ यूज्ड फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ये यूटिलाइजेशन है. एंड थर्ड, वेरियस केमिकल सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस which are important for the cellular component, right? Carbon dioxide released in this process and maintenance a balance in the atmosphere. And the next important point, the complex insoluble food materials get converted into the simple soluble by this process, and it convert the stored या static potential energy into the most useful kinetic form, right? That is the significance of respiration. तो लिख लीजिए पॉइंट्स. सिग्निफिकेंस में फर्स्ट सिग्निफिकेंस है energy which is released for the biological process. Release of energy
Second important significance, energy utilized by the various metabolic processes. Third important function, various chemical substances are formed during this process. Various chemical substances and new component या cellular components are formed. Cellular components are formed. All right. Now next, fourth significance. तो जो फोर्थ फंक्शन है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड is released in this process and maintains the balance in the atmosphere. Release of carbon dioxide to maintain the balance of atmosphere. ऑलराइट, ये काफ़ी अहम चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड की अगर रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये साइकिल है. अगर ये साइक्लिक प्रोसेस मेंटेन नहीं रहेगी तो हमारा इकोसिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. राइट. नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द सॉल्युबल फॉर्म. नेक्स्ट हेडिंग डाल दी, पॉइंट डाल दीजिए. फिफ्थ, complex insoluble molecules converted into soluble form. हम सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वाटर देख रहे हैं, क्योंकि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. व्हेन सर्टेन सब्सटेंसेज लाइक फैटी एलिमेंट्स व्हिच इज नॉट डिजॉल्विंग और मिक्स विद द वाटर, जो कि कॉम्प्लेक्स हैं और इनसॉल्युबल हैं, उनको भी सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देने की जो प्रॉपर्टी है वो पाई जाती है रिस्पायरेशन में. नेक्स्ट, लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, it converts the stored or static potential energy into the useful kinetic energy. ठीक है. Next important point, it convert static energy into useful kinetic energy. That is very important aspect of respiration. All right.